पिछले भाग में आपने देखा कि एलेक्स हिस्टोरिकल हाउस गई थी। वहाँ से उसने एक इंसानी लड़की को निकालकर उसे इंसानी दुनिया में भेजने की कोशिश की। प्रिंस डेविस को डैनियल पर हुए वार के बारे में पता चल जाता है। वह एलेक्स को जादू से काबू करके उसे बताते हैं कि उसे उनके कहने के अनुसार ही काम करना है, लेकिन एलेक्स अपने हाथ में उनके सामने ही जानबूझकर चाकू घुसा देती है। रिया कमरे में आती है। अब आगे। डेविस जा चुके होते हैं। एलेक्स दर्द से कांपते हुए रिया से कहती है थैंक यू। वह उसे एक बार भी नहीं डांटती, वह उसे कुछ नहीं कहती। उसके हाथ धीरे से उसके कंधे पर आ गए और एलेक्स उसके सहारे झुक गई। वह बेचैन है, इसलिए अपनी आंखें बंद करती है और पारिवारिक स्पर्श का आनंद लेती है। वह अपने पार्ट के बारे में नहीं सोचती। वह पूरी तरह हिलते हुए अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर चढ़ जाती है। तारा उसके बालों को सहलाती है जैसे कि वह एक नींद में डूबी हुई बिल्ली हो। आज देर से उसका गाउन आने वाला था और उसके अगले दिन राज्याभिषेक शुरू होने वाला था। डेविस के नए उच्च राजा चुने जाने के बाद 1 महीने तक उल्लास चलेगा। उसका हाथ इतना दुखता है कि लेप लगाना वह सहन नहीं कर सकती। वह बस इसे छाती से चिपकाए रहती है। वह बस पड़े रहने और दर्द के कम होने का इंतजार करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। उसके विचार चक्कर खाने लगते हैं। नए उच्च राजा के जश्न के लिए प्रजा और दूर दराज के सभी राजा रानियां आए हुए हैं। भले ही उनके साथ युद्ध चल रहे हो, सभी कुछ स्थगित किया गया है। यहाँ तक कि समुद्र की रानी लिलियन भी अपने दरबार के साथ उपस्थित है। कई लोग नए उच्च राजा की बुद्धिमत्ता और सुरक्षा के बदले उसके फैसले को ईमानदारी से स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करते हैं। जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा करने और उसका बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। फिर सभी जमकर पार्टी करके अपना सम्मान दिखाएंगे। एलेक्स से उनके साथ पार्टी करने की अपेक्षा की जाएगी। नाच गाना, दावत, शराब पीना, पहेलियाँ बजाना और द्वंद्व युद्ध का 1 महीना। इसके लिए उसे अपनी सर्वोत्तम पोशाक को साफ करके रखना होगा। तारा ने उसके लिए दर्जनों चमड़े की चप्पलें सिलवाई हैं। उससे इतना जमकर डांस करने की उम्मीद की जाएगी कि वह हर रात एक जोड़ी पहने। कम से कम जैक उसके साथ नृत्य करने के लिए वहाँ मौजूद रहेगा। वह अपने हाथ के दर्द के बजाय उसकी एम्बर आंखों की चमक पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है और वह एक अजीब गहरी नींद में डूब जाती है। जब वह जागती है तो पूरी रात हो चुकी होती है। उसके हाथ की पीड़ा धीमी धड़कन में बदल गई है। उसके आंसू घबराहट रुक गए हैं और वह अजीब तरह से शांत महसूस करती है। वीरा उसके कमरे में आती है और अपनी बिल्ली जैसी चमकदार आंखों से देखते हुए उससे कहती है मैं यह देखने आई थी कि तुम ठीक हो, हालांकि तुम ठीक नहीं हो। एलेक्स किसी तरह एक हाथ के सहारे बैठने की कोशिश करती है। वीरा फिर से कहती है मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। इंसानी लड़की के पानी में गिरने के बाद सुबह होने तक कई घंटे बर्फीले समुद्र में गोते लगाते हुए उस लड़की को पुकारते रहे और उसका कुछ पता लगाने की कोशिश की। वे काले पानी के नीचे तैरती रहीं और उसका नाम तब तक पुकारती रहीं जब तक उनका गला नहीं बैठ गया। वीरा कहती है तुमने बहादुरी दिखाई, खुश रहो। हर कोई बहादुर नहीं बन सकता, मैं भी नहीं। फिर धीरे धीरे उनकी बात एक इंसानी लड़के से होते हुए उसकी इंसानी प्रेमिका तक चली गई। नीचे से एलिन आवाज़ लगाती है नीचे आओ, हमारी पोशाकें आ चुकी हैं। बिस्तर से उतरते हुए वीरा उसकी ओर मुस्कुराती है। एलेक्स ने उसे आगे जाने दिया क्योंकि सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले उसे अपना पट्टी वाले हाथ को दस्ताने से ढकना था और वह उम्मीद करती है कि किसी का ध्यान इस पर नहीं जाएगा। उनके गाउन रिया के पार्लर में सोफे पर फैले हुए हैं। रोज धैर्यपूर्वक रिया से उसके परिधान की प्रशंसा सुन रहा है। उसका बॉल गाउन बिल्कुल उसकी आंखों जैसा गुलाबी रंग का है जो गहराते हुए लाल हो गया है और ऐसा लगता है कि यह विशाल पंखुड़ियों से बना है। एलिन के गाउन का फैब्रिक बहुत ही सुंदर है। उसके गले का कट एकदम सही है। उनके बगल में ऑलिव के प्यारे छोटे कपड़े हैं और रोज के लिए उसके पसंदीदा गहरे ब्लू रंग का डबलेट है। वीरा की पोशाक पतली किनारियों वाली सिल्वर ग्रे है। कमरे के उस पार एलेक्स अपना गाउन देखती है। जब वह उसे उठाती है तो एलिन हाँफने लगती है। वह आरोप लगाते हुए कहती है यह वह नहीं है जो तुमने ऑर्डर किया था। मानो किसी तरह एलेक्स ने जानबूझकर उसे धोखा दिया हो। यह सच है कि जो पोशाक उसने पकड़ रखी है वह नहीं है जिसे दर्जी ने उसके लिए स्केच किया था। यह पूरी तरह से कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसे उन अनोखे अद्भुत परिधानों की याद दिलाता है जिनसे जैक की माँ की अलमारी भरी हुई थी। एक ओम्ब्रे बॉल गाउन
इसका रंग उसके गले के पास सफ़ेद से लेकर उसके पैरों पर हल्के नीले रंग से लेकर गहरे नीले रंग तक गहरा होता जा रहा है। उसके ऊपर पेड़ों की स्पष्ट रूपरेखाएं सिल दी गई हैं, जिस तरह से वह उन्हें शाम ढलते ही अपनी खिड़की से देखती है। दर्जन ने सितारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए छोटे क्रिस्टल मोतियों को भी सिल दिया है। यह एक ऐसी पोशाक है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह इतनी उत्तम है कि एक पल के लिए इसे देखकर वह इसकी सुंदरता के अलावा कुछ और नहीं सोच सकती। वह कहती है, एलिन सही है, मुझे नहीं लगता कि यह मेरा है, यह बिल्कुल अलग है। रिया उसे सांत्वना देते हुए कहती है, जैसे कि वह नाखुश है। लेकिन यह बहुत ही प्यारा है और इस पर तुम्हारे नाम का टैग लगा हुआ था। एलेक्स को खुशी है कि कोई भी इसे वापस देने के लिए बातें नहीं कर रहा है। उसे नहीं पता कि उसे ऐसी पोशाक क्यों दी गई, लेकिन अगर कोई तरीका है जिससे वह इसमें फिट हो सके तो वह ऐसा करेगी। रोज अपनी भौं ऊपर उठाते हुए कहता है, हम सभी शानदार दिखेंगे। जब वह सलून से बाहर निकलता है तो वह उसके बालों को सहलाता है। रिया अपने हाथ से ताली बजाते हुए कहती है, लड़कियों जरा मेरी बात सुनो। वे तीनों उसके बगल वाले सोफे पर खुद को व्यवस्थित करते हुए इंतजार कर रही थीं। वे हैरान थीं। वह कहती है, कल आप लोग कई अलग अलग राज्यों के जेंट्री के बीच होंगी। आप रोज के संरक्षण में हैं, लेकिन वह सुरक्षा उपस्थित अधिकांश लोगों के लिए अज्ञात होगी। आपको अपने आप को ऐसे सौदेबाजी या वादे करने के प्रलोभन में नहीं आने देना चाहिए, जिनका उपयोग आपके विरुद्ध किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर ऐसा कोई अपमान न करे जो आतिथ्य के उल्लंघन का बहाना बन जाए। मूर्ख मत बनना और अपने आप को किसी और के अधिकार में मत डालना। एलिन कहती है, हम मूर्ख नहीं हैं, जो एक सफ़ेद झूठ है। रिया दर्द भरा चेहरा बनाते हुए कहती है, मैं तुम्हें मौज मस्ती से दूर रखती हूँ, लेकिन रोज ने विशिष्ट रूप से निर्देश दिया है कि तुम उनमें भाग लो, इसलिए मेरी सलाह मानिए। सावधान रहें और शायद तुम लोगों को खुश रहने के और भी तरीके मिल जाएंगे। एलेक्स को उसकी अपेक्षा करनी चाहिए थी, अधिक सावधानियाँ, एक और भाषण। यदि वह मौज मस्ती में व्यवहार करने के लिए उन पर भरोसा नहीं करती है तो वह निश्चित रूप से राज्याभिषेक के समय भी उन पर भरोसा नहीं करेगी। वे उठती हैं, विदा होती हैं और रिया उनमें से प्रत्येक को बारी बारी अपने ठंडे मुंह से चुम्बन देती है। उसका चुम्बन सबसे आखिर में आता है। वह धीरे से एलेक्स से कहती है, अपने पद से ऊपर उठने की इच्छा मत करो। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कहेगी, फिर वह तुरंत उसका मतलब समझ गई। आज दोपहर के बाद वह सोचती है कि वह प्रिंस डेविस की प्रेमिका है। एलेक्स जोर से कहती है, मैं नहीं हूँ। बेशक लूसीफर कहेगा कि उसे जो कुछ भी मिला है वह उसके स्टेशन से ऊपर है। रिया उसका हाथ पकड़ती है। उसकी अभिव्यक्ति दयापूर्ण है। वह कहती है, मैं केवल तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। उसकी आवाज़ अभी भी धीमी है। रिया कहती है, जो सिंहासन के करीब हैं वह शायद ही कभी किसी और के करीब होते हैं, और एक इंसानी लड़की के पास और भी कम सहयोगी होंगे। एलेक्स ऐसे सर हिलाती है मानो उसकी बुद्धिमानी भरी सलाह मान रही हो। अगर वह उस पर विश्वास नहीं करती तो आसानी यही है कि वह उसकी हाँ में हाँ मिलाए। एलेक्स को लगता है कि यह सच्चाई से ज़्यादा मायने रखता है कि डेविस ने उसे अपने चोरों और जासूसों के घोंसले का हिस्सा बनने के लिए चुना है। उसकी अभिव्यक्ति में कुछ बात है जो उसे उसके दोनों हाथों को पकड़ने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने घाव पर दबाव देकर घबरा जाती है। रिया कहती है, रोज की पत्नी बनने से पहले मैं आयरोसा के राजा की पत्नियों में से एक थी। मेरी बात सुनो एलेक्स, उच्च राजा की प्रेमिका होना कोई आसान बात नहीं है। यह हमेशा खतरे में रहने जैसा है, हमेशा एक मोहरा बनने जैसा है। एलेक्स उसे देखकर अचंभित हो गई, क्योंकि वह हैरान है। उसने रोज के घर में आने से पहले कि उसके जीवन के बारे में कभी नहीं सोचा था। रिया का भयभीत चेहरा देखकर उसे अचानक अजीब महसूस होने लगा। रिया का डर उसके लिए एक अलग तरह का अर्थ पैदा करता है। वह बिल्कुल अलग नियमों के अनुसार खेलने की आदी थी। ऐसा लगता है कि उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई है। वह अपने सामने वाली महिला को नहीं जानती। यह नहीं जानती कि इस घर में आने से पहले उसने क्या क्या सहा। अब यह भी नहीं जानती कि वह वास्तव में रोज की पत्नी कैसे बनी। क्या वह उसे प्यार करती थी या उससे उसकी सुरक्षा पाने के लिए चालाकी से शादी की थी। एलेक्स मूर्खतापूर्ण ढंग से कहती है, मुझे नहीं पता था। वह एलेक्स से कहती है, मैंने लूसियन को कभी बच्चा नहीं दिया, लेकिन उसकी एक और प्रेमिका ने लगभग ऐसा ही किया।
जब वह मरी तो अफवाह हुई कि राजकुमारों में से किसी एक ने सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए उसे जहर दे दिया। रिया अपनी हल्की गुलाबी आंखों से उसका चेहरा देखती है। एलेक्स जानती है कि वह जैक की माँ के बारे में बात कर रही है। रिया फिर से कहती है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी ही भयानक 1 दर्जन और अफवाहें हैं। जब बहुत अधिक शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित होती है तो ऐसा ही होता है। तुम इसके लिए उपयुक्त नहीं हो। एलेक्स पूछती है, आप ऐसा किस लिए सोचती हैं? उसकी उंगलियां एलेक्स के चेहरे को सहलाती हैं, उसके बालों को पीछे की ओर सहलाती हैं। यह एक कोमल भाव होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय यह एक मूल्यांकन करने वाला भाव है। वह कहती है, रोज तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता होगा, तभी तो वह तुम लड़कियों का इतना ख्याल रखता है। यदि मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें बहुत पहले ही विदा कर चुकी होती। एलेक्स को इसमें कोई संदेह नहीं है। रिया कहती है, यदि तुम मेरी चेतावनी के बावजूद प्रिंस डेविस के पास जाती हो और यदि तुम उसके बच्चे से गर्भवती होती हो तो किसी को भी बताने से पहले मुझे बताना। अपनी माँ की कब्र पर कसम खाओ। एलेक्स उसके नाखूनों को महसूस करती है, क्योंकि उसका हाथ उसकी गर्दन के पीछे आकर रुक जाता है और सिकुड़ जाता है। रिया कहती है, किसी और को नहीं बताना, बिल्कुल भी। क्या तुम समझ रही हो? एलेक्स कहती है, मैं वादा करती हूँ। यह एक ऐसी कसम है जिसको निभाने में उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। वह शब्दों को महत्व देने की कोशिश करती है ताकि उसे विश्वास हो जाए कि इसका मतलब यही है। वह गंभीरता से कहती है, मैं वादा करती हूँ। वह इसे छोड़ते हुए कहती है, तुम जा सकती हो। अच्छा आराम करो एलेक्स। जब तुम उठोगी तो राज्याभिषेक का समय हो चुका होगा और आराम करने के लिए बहुत कम समय बचा होगा। वह शर्माती है और विदा लेती है। हॉल में एलिन उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है वह ऊपर देखती है और पूछती है, उसके साथ क्या बात कर रही थी। वह भावनाओं के झंझट से खुद को मुक्त करने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है कि रिया महाराज लुसियन की पत्नियों में से एक थी? एलिन की भौं ऊपर उठ गई और वह प्रसन्न होकर पूछती है, क्या उसने तुमसे यही कहा था? एलेक्स जैक की माँ और बलूत के फल में गाने वाली चिड़िया के बारे में सोचती है, अपने सिंहासन पर बैठे लुसियन के बारे में जिसका सर उसके मुकुट पर झुका हुआ है। उसके लिए उसके बारे में कोई भी कल्पना करना कठिन है। कुछ पल के लिए वह उलझन में पड़ जाती है। तब उसे याद आता है कि वह उससे कुछ पूछने का इंतजार कर रही थी। तभी एलिन कहती है, क्या तुम जानती हो कि प्रिंस ब्रायन यहाँ क्यों आए थे? एलेक्स कहती है, वह यहाँ थे। वह सिर हिलाती है और कहती है, वह रोज के साथ थे और कई घंटों तक उनके कार्यालय में बैठी रही। एलेक्स को आश्चर्य है कि डेविस के जाने के कितने समय बाद वह आए होंगे। वह उम्मीद करती है कि काफ़ी समय तक प्रिंस डेविस को किसी लापता इंसानी नौकर के बारे में कुछ भी सुनना नहीं पड़े। जब भी वह अपने हाथ को हिलाती है तो उसे प्रिंस डेविस के गुस्से वाले भयानक चेहरे की याद आती है, लेकिन उसे खुशी है कि वह अब ठीक है। वह और सजा के लिए उत्सुक नहीं है और जब से कपड़े आए हैं रोज भी उससे गुस्सा प्रतीत नहीं हो रहा है। जब से उसने उसे उसकी ड्रेस के साथ देखा है वह भी खुश है। वह सामान्य लग रहा था, प्रसन्न भी। वह एलिन से कहती है, अजीब है। वह कुछ और नहीं कह सकती क्योंकि उसे आदेश दिया गया है कि वह जासूस होने के बारे में किसी को नहीं बता सकती और वह ब्रायन के घर से चुराई गई उस इंसानी लड़की के बारे में बताने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकती। उसे खुशी है कि राज्याभिषेक बिल्कुल सर के ऊपर है। वह चाहती है कि यह आए और बाकी सब कुछ मिटा दे।